दोस्तों नमस्कार। बहुत पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए और पास में पैसा ना हो तो फिर चुनाव लड़ने की आप भूल जाइए। इस देश के भीतर की यह कहावत कोई आज की नहीं है, बरसों बरस से चला आ रहा है। पैसा हो तो ही चुनाव लड़िए। और यही स्थिति कमोवेश इस देश के तमाम राजनीतिक दलों के साथ जुड़ी है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर इस देश में सबसे पुरानी पार्टी, जिसका आधार इस देश के तमाम राज्यों के बीच हो, अगर उसके पास चुनाव लड़ने के लिए चवन्नी भी नहीं होगी तो वह चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। और चवन्नी क्यों नहीं होगी? अगर उस पर सरकार ने नकेल कस दी है तो उसके बाद बैंक अकाउंट से आप एक पैसा भी निकाल नहीं सकते हैं, तो फिर चुनाव मैदान में आप क्या करेंगे? यह स्थिति कांग्रेस की है और कांग्रेस के तमाम नेता आज सामने आए। उसमें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हो, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हो, जो ट्रेजरर अजय माकन है वह भी साथ आए, जो महासचिव केसी वेणुगोपाल है वह भी साथ बैठे। सभी की जुबां पर सिर्फ एक ही शब्द था, क्या चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस का बैंक अकाउंट अगर फ्रीज कर दिया गया तो उसके बाद इस देश में चुनाव कैसे कोई लड़ सकता है, जब पैसा चुनाव प्रचार के लिए हो ही नहीं। यानी विज्ञापन देना तो दूर, अलग अलग रैलियों में शामिल होने के लिए जो नेता जाते हैं उसको भी पैसे के तौर पर पार्टी टिकट कटाने की स्थिति में ना हो। वो रेलगाड़ी से जाएं या कार से जाएं या हवाई जहाज से जाएं, पैसा नहीं है। और नियम कायदे जो भी कहते हैं उन नियम कायदों से हटकर अगर बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया हो तो क्या इसका मतलब यह मान लिया जाए कि इस देश के भीतर में लोकतंत्र फ्रीज हो गया है? This is not freezing of the Congress party's bank accounts. This is the freezing of Indian democracy. That is what is happening here. Okay, so we are unable, as the biggest opposition party, we are unable to take any action. There's no action we are able to take. We cannot send our leaders anywhere. We cannot book advertisements. We cannot do anything. What else is it if it's not an assault on democracy? Thank you. यह वाकई अद्भुत परिस्थिति है। इस देश के भीतर लोकतंत्र और उसकी पहचान चुनाव से जुड़ी होती है और चुनाव से ऐन पहले जिस तरीके से बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, अगर नियम कायदों की पोटली खोलिएगा तो हो सकता है आपकी हथेली इस दौर में खाली मिले। लेकिन यह आवाज बड़ी हो जाएगी कि बैंक का पैसा कांग्रेस नहीं निकाल सकती है, जो 4 अलग अलग बैंकों में तकरीबन 285 करोड़ रुपया जमा है, उसमें से एक पैसा भी वह खर्च नहीं कर सकती है। सवाल कई हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल, इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, मौजूदा वक्त में विपक्ष के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी, 2019 के चुनाव में जिसको तकरीबन 12 करोड़ वोट मिले थे और बीजेपी जो सत्ता में है उसको तकरीबन 23 करोड़ वोट मिले थे। यानी ध्यान दीजिए, इस देश के भीतर में तमाम राजनीतिक दलों की फहरिस्त में कांग्रेस विपक्ष के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी है और आज वो ये कहने की स्थिति में आ गई कि उसके पास एक पैसा भी नहीं है। और यहां पर एक चीज और जान लीजिए, 2019 के चुनाव में तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज ने फूके थे। इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट हो या एडीआर की रिपोर्ट हो, तमाम पैसे जो फूके गए उसमें सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी के पास था। तो क्या पैसों के आसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी के पूरे कामकाज को ठप इस दौर में करने की सोच ली गई? और कांग्रेस जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, या इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर जो कांग्रेस की पहल के बाद इंडिया गठबंधन बना, या फिर राहुल गांधी ने अपनी पहल इस देश के भीतर में तकरीबन 10,000 किलोमीटर के जरिए देश के हर राज्य को नाप लिया, लोगों से संवाद बना लिया, तब वहां पर यह सवाल खड़ा हो गया, क्या सब कुछ चुनाव जीतने के लिए मौजूदा राजनीतिक सत्ता कांग्रेस पर ही नकेल कसने पर उतारू है? क्योंकि कांग्रेस ने आज जो फैक्ट रखे वो वाकई चौंकाने वाले हैं। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई आज की स्थिति में यह स्थिति पैदा नहीं कर दी।
दरअसल उन्होंने दस्तावेज टटोले 1994-95 में। उस दौर में गांधी परिवार का कोई शख्स कांग्रेस में नहीं था। राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। सोनिया गांधी 1998 में राजनीति में शामिल होती है। उस वक्त अध्यक्ष सीताराम केसरी हुआ करते थे और उनके दौर में इनकम टैक्स ने उन्हें एक नोटिस भेजा था। तो आप लौट जा रहे हैं तकरीबन 30 बरस पहले और तब का नोटिस अब आया है। जी, और उसके बाद दूसरा नोटिस जिसका जिक्र किया गया वह 2016-17 का नोटिस है। लेकिन यहां पर एक सवाल और महत्वपूर्ण है, जो तमाम नोटिसों का अक्स है और इनकम टैक्स का जो कानून है उसके मद्देनजर पेनल्टी अगर लगती है तो 10,000 रुपए लगती है और कुल जमा रकम के मद्देनजर 0.07% वो बैठता है। उस लिहाज से भी अगर परखना शुरू करें तो 14 लाख बनते हैं। लेकिन इस दौर में 4 बैंकों में जमा पैसा, जहां के बैंक मैनेजर के पास इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अकाउंट से आपको पैसा 115 करोड़ रुपए इनकम टैक्स विभाग को देना होगा, और उन्होंने ट्रांसफर कर लिया और यही आरोप कांग्रेस ने खुलकर लगाया। सवाल इसके आगे का आया, क्या इसके बाद भी बैंक फ्रीज खुला या नहीं खुला? तब कहा गया मामला तो अदालत में चला गया है। और यही सवाल सबसे बड़ा इस दौर में हो गया, क्या चुनाव के वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी, वह भी कांग्रेस जो प्रमुख विपक्षी तौर पर है, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने खामोशी क्यों बरती है? अदालतों ने खामोशी क्यों बरती है? इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थानों ने खामोशी क्यों बरती है? कई सवाल एक साथ जहन में आ सकते हैं और यह सवाल इस दौर में इसलिए बड़ा है, क्या सब कुछ चुनाव को और चुनाव के बीच में चुनाव जीतने के लिए और विपक्ष को चुनावी तौर पर खत्म करने के लिए राजनीतिक तौर पर यह पूरी पहल की गई? जो हुआ उसमें हमको लगता है एक डॉक्यूमेंट देखना चाहिए आपको, जो सीताराम केसरी 1994-95 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे तब का लेटर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा, और उस लेटर को देख के सीधे तौर पर राहुल गांधी ने यह करार दे दिया कि दरअसल इस देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, वो आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। और इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी अगर फ्रीज है तो दुनिया के सामने भारत की जो स्वच्छ छवि लोकतंत्र के नाम पर है, अब वो कहां पर है? और इस प्रक्रिया में कोई भी संवैधानिक संस्थान बोलने को तैयार क्यों नहीं है? This is a criminal action on the Congress party, and it's a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. It's very clear. This type of activity does not happen without them in today's India. And so the idea that India is a democracy, this is a lie. There's no democracy in India today. The idea that India is the world's largest democracy, it's a lie. It's a complete lie. 20% of India votes for us, and we are not able to pay 2 rupees for anything. Right? And it has been orchestrated to cripple us in the elections. Now, even if our bank accounts are unfrozen today, huge amount of damage has been done to Indian democracy. चुनाव है, पैसा नहीं है। उम्मीदवार साथ खड़े हैं लेकिन उनको देने के लिए पैसा नहीं है। विज्ञापन का पैसा कैसे दें और विज्ञापन कैसे बुक कराएं, पैसा नहीं है। जो भी रैली होगी उसमें माइक से लेकर टेंट तक तो लगेगा, लेकिन पैसा नहीं है। राजनीतिक तौर पर भारत के संसदीय इतिहास में आपको कभी ऐसा मौका मिलेगा नहीं कि किसी राजनीतिक दल के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया हो, जबकि यह सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी इनकम टैक्स नहीं देती है, वो इनकम टैक्स से मुक्त होती है, जिसका जिक्र खुले तौर पर कांग्रेस के ट्रेजरर ने बकायदा नियम कानून दिखाकर किया और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। लेकिन कई सवाल यहां पर एक साथ खड़े हो गए हैं। क्या वाकई नियम कायदों को अगर ताक पर रखकर इस देश के भीतर में पॉलिटिकल पार्टी को ही कमजोर या चुनावी मैदान से हटाने के लिए सत्ता अगर बेचैन है और इसी दौर में इनकम टैक्स के अधिकारी एक के बाद एक बैंक अकाउंट फ्रीज करने के बाद अनुपस्थिति में, यानी
कांग्रेस की अनुपस्थिति में उनके बैंक अकाउंट से बकायदा नोटिस दिखाकर बैंक मैनेजरों को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। और इस दौर में जो जानकारी कांग्रेस के जरिए दी गई कि 199 करोड़ उसमें से जो सांसद हैं उनके पैसे वहां पर जमा है जिन्होंने पार्टी फंड में डाले हैं। तो क्या ये सारी चीजें तीन बातों की दिशा में इंगित करती हैं? क्या वाकई इस दौर में मौजूदा मोदी सत्ता की राजनीतिक जमीन उतनी मजबूत नहीं है जो वो प्रचार के जरिए दिखला रही है? दूसरा सवाल, क्या वाकई इस दौर में जो तमाम स्वायत्त संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं और मीडिया है, क्या वो इन बातों को लगातार छुपा रहा है कि 2024 का चुनाव एक तरफा किसी भी हालत में कैसे बनाया जा रहा है और उस बनाने को लेकर ही नारा 400 पार का दिया जा रहा है और इस पर कोई कुछ नहीं कहेगा? और तीसरा सवाल, इस दौर में जो कॉरपोरेट की पूंजी और उसका सच सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद निकलकर सामने आया है और अब और ज्यादा आने वाला है, क्या उसको लेकर मौजूदा सरकार में घबराहट है? क्योंकि अभी तक वह करप्शन का जिक्र कर रही थी, लेकिन अगर सिस्टम ही करप्ट है या सिस्टम में ही एक सिस्टमेटिक तरीके से करप्शन को उस सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया है तो राजनीतिक तौर पर कोई मुद्दे इस दौर में काम करेंगे नहीं। और अगर यह जनता तक बात चली जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। क्या इसीलिए कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर इसलिए कमजोर कर दो क्योंकि इस दौर में अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को परखिएगा तो आपको कोई एक नेता ऐसा राष्ट्रीय तौर पर नजर नहीं आएगा जिसको लेकर पहचान के साथ लोग जुड़ें, लोग उस भावना के साथ आएं और राजनीतिक तौर पर जो नई परिभाषा राजनीतिक परिस्थितियों के साथ इस दौर में अपनी यात्राओं के जरिए गढ़ रहा हो। यानी कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी, यहां पर उनको कमजोर हर हालात में करना है और चुनाव प्रचार तो दूर, चुनावी रैलियां तो दूर, जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में जाए उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने जो 95 लाख प्रति उम्मीदवार को खर्च करने की जो राशि निर्धारित की है उसमें 95 लाख रुपए तो दूर 95 रुपए तक देने की परिस्थिति में अगर कांग्रेस नहीं होगी तो क्या होगा? इन परिस्थिति के भीतर आज जब यह सवाल आया, क्या पूंजी की नकेल कसी गई इस देश के भीतर में, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने संगठन पर खर्च अगर नहीं करेगी तो राजनीतिक तौर पर वो खड़ी नहीं हो पाएगी। इस देश के भीतर मीडिया अगर बायकॉट कर चुका होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना दिखाने को लेकर तो फिर उसकी पहचान किसी भी हालत में जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। जो जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई या ईडी है या इनकम टैक्स है, अगर उसके जरिए नकेल कसी जा रही और नियम कायदे भी इस दौर में ताक पर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक को यह कहना पड़ गया कि आप अनिश्चित काल तक के लिए किसी को गिरफ्तार नहीं रख सकते हैं, यानी जेल में बंद नहीं रख सकते हैं, आपको कार्रवाई तत्काल करनी होगी। और यह 24 घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर यह निर्देश दिया है। मैसेज एक लाइन में क्या है? मैसेज बहुत साफ है। इस देश के भीतर में चुनाव से ऐन पहले चुनाव जीतने को लेकर मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है वो हथियार दरअसल इस देश में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, चुनाव को ट्रांसपेरेंट और पाक साफ बनाए रखने के लिए, इस देश के भीतर जनता अपने नुमाइंदों को बिना किसी खौफ के चुन सके ऐसी परिस्थिति रखने के लिए, और इन तमाम परिस्थितियों को खारिज करते हुए क्या चुनाव आयोग की भूमिका भी इस दौर में सत्ता के साथ खड़ी हो चुकी है? इस बात का खुले तौर पर जिक्र और इलेक्टोरल बॉन्ड और कॉरपोरेट के पैसे को लेते हुए जिन बातों का जिक्र कांग्रेस अध्यक्ष ने किया वो इस बात की दिशा में ले जाता है कि क्या वाकई इस दौर में वो संस्थान जो प्रीमियर जांच एजेंसी के तौर पर काम करते हैं वह भी नियम कायदे राजनीतिक तौर पर परिभाषित कर रहे हैं? मैं देश के संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगैर किसी रोक टोक से
बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने दे और जो इनकम टैक्स का क्लेम है वो अंततः कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेटल हो जाएगा। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते, बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती। अब इन तमाम बातों से एक बात तो साफ है, मौजूदा वक्त में बीजेपी की सत्ता किसी भी हालत में गद्दी छोड़ना नहीं चाहती है। 2024 का चुनाव उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौर में बीजेपी के साथ खड़े उन कतारों का जो कुछ भी दांव पर लगा है, वो चाहे मीडिया हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे इस देश की नौकरशाही हो, चाहे इस देश के संवैधानिक संस्थानों को चलाने वाले बड़े बड़े नौकरशाही क्यों ना हो, सब कोई अगर सत्ता के साथ खड़ा है तो इस बात का एहसास कमोवेश हर किसी को है कि अगर राजनीतिक तौर पर मौजूदा सत्ता चुनाव हारती है तो इसके बाद की परिस्थिति उनके लिए नाजुक हो जाएगी। जाहिर है चुनाव के वक्त कुछ ऐसी ही भूमिका में क्या चुनाव आयोग भी आकर खड़ा हो गया है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग की भूमिका चुनाव के वक्त सबसे बड़ी होती है। ध्यान दीजिए तो कितने राज्यों में उन्होंने होम सेक्रेटरी को बदल दिया, कितने राज्यों के एसपी और डीएम को बदल दिया। नई नियुक्तियां अपने तौर पर चुनाव आयोग इस दौर में कर रहा है, क्योंकि चुनाव का ऐलान होते ही मौजूदा राजनीतिक सत्ता की ताकत इस देश में बड़े फैसले लेने को लेकर होती नहीं है। और तमाम निर्णय जो चुनाव आयोग लेता है, जो उसने आज भी लिए और कई राज्यों के कई डीएम और एसपी को बदल दिया, कई बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव हर हाल में ट्रांसपेरेंट हो, फ्री एंड फेयर चुनाव हो। लेकिन यह सब कुछ इस देश के भीतर में हो रहा है, तब तबादले हो रहे हैं, अधिकारियों को बदला जा रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों को इधर से उधर किया जा रहा है, नए नए निर्देश जारी हो रहे हैं। लेकिन इस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि हमारे अकाउंट को फ्रीज किया गया है, आप उस दिशा में देखिए। और चुनाव आयोग के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया गया है, अगर उस परिभाषा को आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि चुनाव आयोग का पहला काम इस देश की सत्ताधारी पार्टी और प्रमुख विपक्ष जो होता है, उन दोनों को एक समान चुनावी मैदान देने का काम होता है। लेकिन इस पर कुछ कार्रवाई तो दूर, चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं कहा, यानी खामोशी बरत ली। और शायद यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस दौर में जो सजा इनकम टैक्स के जरिए होनी चाहिए, उसका जो पूरा परसेंटेज निकाला गया 199 करोड़ रुपए जो सांसदों ने दिए हैं, उसका 0.07% की अनियमितता कानूनी तौर पर नजर आई और लगा पेनल्टी उस पर 106% का। और उसकी वजह भी सिर्फ 30 दिन की देरी थी जो 2016-17 के डॉक्यूमेंट भेजे गए। अब यहां पर सवाल है कि क्या कानून को भी दरकिनार कर चुनाव के अनुकूल या चुनाव को सत्ता के अनुकूल बनाने की दिशा में भारत का लोकतंत्र चुनावी राजनीति के जरिए बढ़ चुका है और इस दिशा को देखने के लिए कोई तैयार नहीं है? क्या यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें भारत के भीतर में चुनावी लोकतंत्र खत्म तो नहीं हो रहा है? यह सवाल राजनीतिक तौर से ज्यादा इस देश के लोकतांत्रिक स्तंभ जो हैं उनके ढहढहाने को लेकर है या उन पर नकेल जो कसी गई है इस दौर में उसको लेकर है? इन दो सवालों के इर्द गिर्द 4-5 डिपार्टमेंट बड़े मायने रखते हैं। अदालत में मामला है, चुनाव सामने है, अदालत फैसला नहीं दे रहा है। नियम कायदे सामने हैं, लेकिन इनकम टैक्स अधिकारी नियम कायदों से हटकर कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा जिक्र कांग्रेस कर रही है। और जो नियम कायदे पुस्तकों में जो दर्ज है उसके जरिए भी समझ सकते हैं। तीसरी परिस्थिति इलेक्शन कमीशन की खामोशी, और उस खामोशी के साथ इस दौर में बिल्कुल भी उस दिशा में ध्यान न देने की स्थिति। और चौथी परिस्थिति इस देश के भीतर में सवाल इलेक्ट्रल बॉन्ड से आए हुए पैसे भर का नहीं है, बल्कि जो कैश है वह भी अनलिमिटेड है और इलेक्शन कमीशन बार बार
पॉलिटिकल पार्टीज को जो नोटिस भेज रहा है उसमें कह रहा है जो कैश भी आया उसकी भी तो जानकारी दीजिए, और उस दायरे में बीजेपी भी आती है, नोटिस वहां भी गया। लेकिन कार्रवाई किस पर कैसे कब होनी है, ये अगर इस देश के चुनाव को देखकर इस देश के तमाम संस्थाएं तय कर रही है, तो फिर जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए इस देश के भीतर, वह भी चुनाव के वक्त, वो कहां लापता है, कहां गायब है, यह सोचने का जिक्र नहीं है, बल्कि इस दौर में वह लोकतंत्र हमारी चौखट पे खड़ा है। हर कोई अपने वोटर आईडी कार्ड को टटोल रहा है, उसे चुनाव में जाना है, वोट डालना है, और उसके बाद बताना है कि उसकी उंगलियों पर पड़ा हुआ निशान इस देश की डेमोक्रेसी की पहचान है। लेकिन एक झटके में अगर तय कर लिया जाए कि विपक्ष बचेगा ही नहीं, तो उसके बाद उंगली पर पड़े निशान और लोकतंत्र की जय जयकार। इस परिस्थिति के भीतर चुनाव आयोग को देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट को परखा जाए, इस देश के संवैधानिक संस्थानों को लेकर सवाल उठाया जाए, या मौजूदा राजनीतिक सत्ता को लेकर कोई सवाल उठाने से बचा जाए। आप कहां खड़े हैं, यह आप तय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।